and around 10 workshops under School of Education at GNDU under Pandit Madan Mohan Malviya National Mission for Teachers and Teaching. She coordinated one UGC-sponsored research project on creative management of teacher education institutions. She is a visiting member for NCTE and NAC and UGC assignments in various capacities. So I welcome you, ma'am, here in our webinar in National Colloquium, and I request you to kindly present your viewpoint in this in National Colloquium, ma'am. Welcome, ma'am. Thank you, Dr. Kulwant, for inviting me and introducing me to all the present, all teacher educators and teachers present on this platform. The platform is in collaboration with Council for Teacher Education, Himachal University chapter. I say namaskar to Professor Sharma ji, and then Surinder ji, and your chairperson Jeevan Lal, and Secretary CTE Himachal chapter Sunil Kumar ji. It's really a great pleasure that we all are talking about this NAP 2020, its challenges, its implementation, and especially the features associated with teacher education sector. जो पहले आपके चीफ गेस्ट थे, उन्होंने बड़ी डिटेल में NAP 2020 को बताया, और बहुत से जो रमेश जी ने बहुत से इसके पॉइंट्स ऐसे उठाए कि जो पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग चैलेंज हैं टीचर एजुकेटर्स के लिए, इवन इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसका पर्सपेक्टिव, इसका विजन क्या है. अगर उसके पिलर्स को हम ध्यान से पढ़ें, 29 जुलाई 2020 को ये पॉलिसी जब हमें प्रेजेंट की कंट्री को, तो उसमें जो पिलर्स उन्होंने दिए हैं, एसेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. अब इसमें एसेस एंड इक्विटी जो है, that's a great challenge. How it becomes accessible to all learners, and how equity is established. A great challenge. But as far as quality, affordability, and accountability is concerned, we all can contribute our load. एक डॉक्यूमेंट यूनेस्को का है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें उन्होंने 17 गोल्स दिए, जिसमें 4th गोल एजुकेशन का है, और उस एजुकेशन के गोल को उन्होंने लिखा है एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. और इस बात में वो बड़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं कि 4 लेवल्स पे हर आदमी अपना अपना रोल अदा कर सकता है. 4 लेवल्स पे. लेवल 1 वो कहते हैं जो लेजीएस्ट पर्सन है सोसाइटी का, लेजीएस्ट पर्सन जो कुछ नहीं कर रहा है, वो भी एक रोल अदा कर सकता है. सेकंड, कि जो कुछ कर रहा है वो क्या करेगा. थर्ड, जो प्रोफेशनल है वो कैसे आउटसाइड हिज प्रोफेशन एंड व्हेन ही इज इन प्रोफेशन वो कैसे अपना रोल अदा करे. बड़ा ब्यूटीफुली उन्होंने ये 4 लेवल्स पे एक्सप्लेन किया है. बट आई बिलीव कि यही 4 लेवल्स पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात है, we should also develop those parameters that how every individual is making it accountable, affordable and is adhering to quality measures. अब इसके लिए मैं एक छोटी सी एपिसोड जो मैंने अपने डिपार्टमेंट पे लागू किया है वो आपसे शेयर करती हूँ. जो हम करिकुलम फ्रेमवर्क कमेटी जो बनाते हैं, उसमें बोर्ड ऑफ स्टडीज, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, फैकल्टी, ये सब एक स्टेप्स हैं जिस पे हमारा करिकुलम जो है सीव होता है. इसमें हमने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया है.
सो जिनके लिए करिकुलम बन रहा है, सबसे पहले उनसे डिस्कशन होती है, वो लिखते हैं कि उनको क्या चाहिए, कैसी पेडागोजिकल अप्रोचेस चाहिए, क्या आउटकम्स चाहिए, कौन सी स्किल्स वो डेवलप करना चाहते हैं। दे राइट इन सो मेनी वर्ड्स, और उसके बाद हम उस डॉक्यूमेंट को रिफाइन करके फैकल्टी तक लेके जाते हैं। अगेन फैकल्टी लेवल पे पास होने से पहले उन स्टूडेंट से फिर डिस्कशन होती है। अभी हमने रिसेंटली अपना स्किल इन टीचिंग का प्रोग्राम जो है वो रिवैम्प किया, और उसमें छोटी छोटी वर्कशॉप्स की स्टूडेंट्स के साथ, जो रिसिपिएंट्स हैं, जिनके लिए ये प्रोग्राम बना है। वी टेक देम इनटू कंसिडरेशन मोर देन एनीथिंग एनीबडी एल्स। तो ये एक जो हम कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, अकाउंटेबिलिटी, व्हेन यू मेक these learners part of your important decisions, they become committed to. Accountability. टीचर एजुकेशन का अगर आप डॉक्यूमेंट देखते हैं, सॉरी नेप 2020 का अगर आप डॉक्यूमेंट देखते हैं, तो उसके 4 हिस्से हैं। सबसे पहले स्कूल एजुकेशन की रीस्ट्रक्चरिंग की बात है। तो व्हेन यू टेक अप द रीस्ट्रक्चरिंग, उस रीस्ट्रक्चरिंग में पहले 5 साल का जो प्रोग्राम है, 5 साल 3 से 6 और 6 से 8 साल के बच्चों के लिए, वो जो स्कूल स्ट्रक्चर है, अगर हम न्यूरो साइंटिस्ट की जो रिसर्चेस हैं उनको पढ़ते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो बच्चे इस एज में सबसे ज्यादा एक्सपोजर गेन करते हैं, they become the best quality learners. ये न्यूरो साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं। सो इट मीन्स जो इन बच्चों को हैंडल करने वाला टीचर है, वो कितना इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, वो कितना एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए, उसको कितनी पेडागोजिकल अप्रोचेस की क्लियरेंस होनी चाहिए, उसको बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ की समझ होनी चाहिए। अब ये जो 5 साल का प्रोग्राम है, इसमें ऐसा टीचर हमें चाहिए, क्योंकि न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि इस एज में जब बच्चे को आप इस तरह इनरिच्ड एक्सपोजर देंगे, तो वो उसकी आप फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं क्वालिटी लर्निंग के लिए। उसमें आप वैल्यूज जो हैं वो बिल्ड कर रहे हैं। अब इसके लिए अगेन मैं अपने डिपार्टमेंट का एक स्ट्रक्चर बताना चाहूंगी। जब ये पॉलिसी लॉन्च हुई, साथ ही मैंने जब इसकी डिटेल पढ़ी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की इन्होंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन कोर्स को स्ट्रेस किया है, मैंने अपने डिपार्टमेंट पे बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जिसमें +2 का बच्चा एडमिशन ले सकता है, और कोई भी उसने सब्जेक्ट्स पढ़े हों, हिंदी, फिलॉसफी, साइंस, फिजिक्स, कोई भी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, कुछ भी पढ़ा हो, he can take admission in this BSc honors course। और वो सारी का सारा प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वालों ने भी करिकुलम फ्रेमवर्क दिया है, उसके उनकी लाइंस पे है। और यही नहीं, जो वर्ल्ड की आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज के जो प्रोग्राम्स है, करिकुलम है, वो उनके साथ भी कोरिलेट किया गया। अब जो बच्चे इतने एनरिच प्रोग्राम को पढ़ेंगे, वो उनकी जो फाउंडेशन है अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ट होगी। और ये 4 ईयर प्रोग्राम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट के प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें सर्टिफिकेट है, उसमें डिप्लोमा है, उसमें बैचलर ऑफ साइंस है, और फिर 4 इयर्स ऑनर्स कोर्स। अब ये जब 4 साल का 4 इयर्स का ऑनर्स कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, उसके साथ ही टीचर एजुकेशन का 1 ईयर बीएड प्रोग्राम जो है वो भी प्लान कर रहे हैं।
क्योंकि न्यू पॉलिसी, ये जो नेप 2020 इसने टीचर एजुकेशन के लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स करेंगे विद, वो कहते हैं जो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स करेंगे विद स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। अब यहाँ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन विद स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, वो लोग 1 ईयर का बीएड प्रोग्राम टेकअप करेंगे। अब ये एक कंसेप्चुअलाइजेशन है जो नेप 2020 ने कही, एंड वी हैव पिक्ड अप द थ्रेड्स एंड विन फॉर दिस कोर्स। अब ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट का कोर्स है विद 5 इयर्स स्लैब, कि अगर कोई बच्चा चला गया दूसरे साल में, उसके क्रेडिट्स काउंट होंगे, उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो 3 साल, अगले 5 सालों में वो आ सकता है वापस अपना कोर्स करने। 1 ईयर का बीएड प्रोग्राम उसके लिए लॉन्च होगा। ये जो नेप 2020 हमें बहुत से पैरामीटर्स दे रही है, उन्हें एक एक करके अगर हम पिकअप करेंगे सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस वाले। अब इसमें एक जो चैलेंज बार बार प्रोफेसर रमेश जी भी एड्रेस कर रहे थे कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने वर्मा कमेटी को मेंशन किया 2012 की, उन्होंने पैराग्राफ भी पढ़ा, वो नेप 2020 के डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मेंशन है टीचर एजुकेशन का, जब कंपोनेंट 15 पॉइंट पे शुरू होता है वहां पे पहला पैराग्राफ वो ये दिया हुआ है। उसमें उन्होंने उस पैराग्राफ में लिखा है वर्मा कमेटी ने 10,000 इंस्टीट्यूशंस को देखा कि एनालिस्ट किया, दोज वर नॉट वर्किंग ऑन क्वालिटी। क्वेश्चन उन्होंने अपने हिमाचल की एग्जाम्पल भी दिया कि किस तरह से वहाँ एक कुछ एपिसोड भी हुए पीछे। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्वालिटी नहीं हो पा रही है, क्वेश्चन ये है कि वी आर नॉट बिल्डिंग द लर्नर फॉर क्वालिटी, वी आर नॉट मेकिंग द लर्नर पार्ट ऑफ दैट क्वालिटी। So when you make the learners part of that quality, quality will be built. अब मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? मल्टी डिसिप्लिन्स का क्या मतलब है कि वो टीचर जो लैंग्वेजेस को ठीक से समझता है, वो टीचर जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स को ठीक से समझता है, वो टीचर जो साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट्स को ठीक से समझता है, वो क्वालिटी इनपुट देगा लर्नर्स को। उसके लिए हम स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन में वो पर्सपेक्टिव टीचर का बिल्ड नहीं कर सकते। टीचर का पर्सपेक्टिव वहां बिल्ड होगा जहां मल्टीपल डिसिप्लिन्स पढ़े जा रहे हैं और वो बच्चे को कोर पेपर्स के साथ चॉइस बेस्ड पेपर्स भी अलाउड हैं कि वो अपनी पसंद के पेपर्स, सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिन पढ़ सके। वो एक पर्सपेक्टिव देगा उस टीचर को, इसलिए वो मल्टी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस चाहिए। सभी कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन वाले घबरा रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएंगे। एक जगह हम कह रहे हैं हमारी कंट्री में हार्डली 1000 यूनिवर्सिटीज हैं, हार्डली 15 लाख स्कूल्स हैं, हार्डली 22,000 इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर एंड कॉलेज। इतना बड़ा कंट्री है, उसकी इंस्टीट्यूशंस हम बंद कर सकते हैं? उन इंस्टीट्यूशंस के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, हाउ दी स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस कैन गो फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। अब वो जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, दे मस्ट बी हैविंग सर्टेन डिग्री कॉलेजेस नियर बाय, दे मस्ट बी हैविंग सर्टेन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स नियर बाय, so all should come with under one roof, and then these institutions should collaborate. Those collaborative strategies should be built. और उसकी बिल्डिंग के लिए ऐसा ना हो कि हम 10 साल लगा दें। We must build those strategies, and the institutions should collaborate to become multidisciplinary institutions. अब इस सारी भी बहुत से इश्यूज जो सुनने में आते हैं, मुझे डिस्कशन में आते हैं, the college of education principals, they say, okay, now we will become head of the department, we will become head of the institutions, we'll be losing principalship. I mean, this nomenclature has got no meaning. If you're head of the department, then you have got more responsibilities because now you're academic head, plus you are administrative head. So it's not a question of nomenclature change. It's a question of your role and responsibility
which you need to deliver अगर आप चाहते हैं कि आपके इंस्टीट्यूशंस मल्टीपल डिसिप्लिन्स के साथ चले। अब वो जो नेप 2020 मल्टीपल डिसिप्लिन्स की डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है, उसका ये पर्सपेक्टिव है। उसका पर्सपेक्टिव ये है कि जब एक और भी बात वो कह रही है नेप 2020 कि हमें 2030 तक जितने भी स्कूल्स हैं उनमें जो टीचर्स अपॉइंट करने हैं वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स वाले होंगे। वो टीचर्स होंगे जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर चुके हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो अभी तक जो पढ़ रहे थे वो डिफंक्ट हो जाएंगे। नो, इट्स रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के अलावा भी हमारे पास टीचर्स प्रेजेंट हैं जिन्होंने बीएड प्रोग्राम किया, उनके लिए हमें कोई ऐसा ब्रिज कोर्स डिजाइन करना होगा जो उन्हें मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव को डेवलप कर सके। अभी पीछे एक ब्रिज कोर्स नाइस के अंडर लॉन्च हुआ था और उसने बहुत से जो टीचर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, उनको बड़ी एसेंशियल स्किल्स और बिहेवियर डेवलपमेंट किया। और उसमें मैंने छोटा सा एक पायलट रिसर्च भी किया था टू फाइंड आउट कि एक्चुअली में कोई फायदा हुआ भी है उनको या नहीं। एंड सिग्निफिकेंट बेनिफिट was shown by the learners of this program, bridge program. अब ये जो बात है, ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज कोर्स हमें देखना है उनके लिए जो 2 ईयर बीएड प्रोग्राम करके आ रहे हैं। पर नेप 2020 ये कहती है बाय 2030 हमें वो स्कूल टीचर्स चाहिए जो इंटीग्रेटेड कोर्स से डेवलप होके आ रहे हैं। तो अब इसका चैलेंज क्या है? इसका चैलेंज ये है कि +2 के बाद बच्चा ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मैंने टीचर बनना है या क्या बनना है। इट्स अ ग्रेट चैलेंज। सो उसके लिए हमें काउंसलिंग सेशंस लगाने चाहिए जो बच्चे +1 में एडमिट होते हैं। +1 में वी मस्ट हैव सर्टेन काउंसलिंग सेशंस विद द स्कूल्स एंड उन काउंसलिंग सेशंस में बच्चे के पेरेंट्स भी होने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी होने चाहिए। I still remember I was a part of one workshop at Central University हिमाचल प्रदेश जहां पर पेरेंट्स की काउंसलिंग की गई थी, उनके रोल के बारे में बातचीत की गई थी। 2 days का वर्कशॉप था यहाँ। So you know parents they need to be counseled first. वो जो बच्चे हैं +1 +2 के, उनके लिए ये काउंसलिंग डिजाइन की जानी चाहिए जहां पर अगर हम चाहते हैं कि 2030 तक हमारे पास स्कूल में वो टीचर्स आए जो मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच से बिल्ड किए गए हैं, ताकि वो उस पर्सपेक्टिव से हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे स्कूल के बच्चों को बिल्ड कर सकें। तो ये एक चैलेंज है, हाउ टू मेक देम क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। अब इसके साथ ही प्रोफेसर रमेश जी ने कुछ ये भी एड्रेस किया कि स्पेशल बच्चे, दिव्यांग बच्चे, उनको भी हमें क्लासरूम में लेके आना है। अब उसके लिए वी मस्ट हैव इंक्लूसिव स्ट्रक्चर्स। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंक्लूसिव, फिजिकल स्ट्रक्चर इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? इंक्लूसिव का मतलब ये है कि हर व्यक्ति जिसको जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट है वहां। ये होता है इंक्लूसिव का मतलब। इंक्लूसिव का मतलब हम मोस्टली क्या लेते हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको पढ़ाना नहीं। जो एबल्ड हैं, अब किसी के नी में बहुत पेन रहता है, एबल्ड है वो, लेकिन किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, एबल्ड है वो, बच्चों में हाई बीपी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं बट एबल्ड हैं वो, उनके लिए भी जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि वो उनकी हेल्थ कंडीशन को हेल्प करे, ऑब्स्टिकल ना बने। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हाउ टू गो अबाउट इट, दैट इज अ बिगेस्ट चैलेंज। तो इंक्लूसिव बनाने के लिए वी मस्ट एड्रेस टू फिजिकल स्ट्रक्चर्स फर्स्ट। उसके साथ हमें स्पेशल एजुकेटर्स की जरूरत है। अब
मैंने अपने डिपार्टमेंट पे बीएड स्पेशल एजुकेशन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज शुरू किया। बहुत सबने कहा कि आप एक विजुअल ले लो या हियरिंग ले लो, ऐसे नहीं। देयर आर चिल्ड्रन हु आर हैविंग मल्टीपल डिसेबिलिटीज एंड पंजाब स्टेट जो है हमारी, उसमें 63% हमारा बच्चा इस तरह का है, कुछ ना कुछ उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो स्पेशल एजुकेटर है वो जरूरी है। तो हम सारी तो बीएड स्पेशल एजुकेशन नहीं खोल सकते, क्योंकि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो बहुत कम इंस्टीट्यूशंस को देती है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम जो नेप 2020 में बार बार कह रही है इंक्लूसिव बनाओ, और ये सस्टेनेबल गोल्स भी हमें ये बात कह रहे हैं कि इंक्लूसिव सेटिंग लाओ, उसमें हम एक काम कर सकते हैं कि हमारे करिकुलम में हम उस इंक्लूसिव एजुकेशन का, उस स्पेशल एजुकेशन का एक स्पेशल कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, ताकि जो हम टीचर बना रहे हैं उसको उन बच्चों की बारे में भी जानकारी हो, उस पर्सपेक्टिव से भी वो अपनी पेडागोजिकल अप्रोचेस को रिवैम्प करें। ये दिस इज अगेन अ चैलेंज फॉर करिकुलम फ्रेमवर्कर्स। वो डॉक्यूमेंट दिया, मैंडेट डॉक्यूमेंट दिया है करिकुलम फ्रेमवर्क का, जिसके अंडर 4 फ्रेमवर्क्स डिजाइन होने हैं। एक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो तीसरा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्पेशल एजुकेशन, और एक है उन्होंने कहा है, अब वो डॉक्यूमेंट कल मैंडेट आया है, अब उस मैंडेट की अभी डिटेल्स हमें नहीं मिली, पर वो मैंडेट का लॉन्च होना ये बता रहा है कि नेप 2020 को दे आर मेकिंग इट अ पॉइंट कि जो जो बातें उसमें कही गई हैं, उठाई गई हैं, वी शुड रीच देम बाय 2030, राइट? अब ये चैलेंजेस हैं हमारे लिए, they are great challenges for us, and we all should be very clear and optimistic to work for these challenges. कोई इंस्टीट्यूशन बंद नहीं हो सकता, हमारे कंट्री को बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, पर उन इंस्टीट्यूशंस को मल्टीपल डिसिप्लिनरी कैसे बनाया जाए, ये स्ट्रैटेजीज पे वर्क करने की बात है। अब स्कूल्स में जो प्रोग्राम है उस फूरियन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की डिजाइनिंग और करिकुलम है। अभी क्या तो इंटीग्रेटेड हो गया, नो इट्स नॉट इंटीग्रेशन, it's not integration. Integration means that when you are grooming a learner after +2 to be a responsible teacher, तो उसे सारे पर्सपेक्टिव से होलिस्टिकली उसे डेवलप करना है एज अ टीचर। उसका करिकुलम फ्रेमवर्क बहुत ध्यान से बनाने की जरूरत है, उसमें बहुत से इनपुट्स डिफरेंट डिसिप्लिन से लेने की जरूरत है। अब ये एक चैलेंज है हमारे लिए। सो वी मस्ट वर्क ऑन दीज चैलेंजेस। क्वालिटी तीसरा चैलेंज है, अफोर्डेबिलिटी लेके आना चौथा चैलेंज है, इंक्लूसिव सेटिंग्स क्रिएट करना पांचवा चैलेंज है, स्पेशल टीचर भी हो और स्पेशल एजुकेटर भी हो छठा चैलेंज है, और करिकुलम में वो डिजाइन हो जिसमें लाइफ स्किल्स वो अटेन करे। ये सारी चैलेंजेस हैं और इनको हमने 2030 तक कंप्लीट करके स्कूल्स में देने हैं। So we all
have to create that जो इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करता हुआ प्रोग्राम को सक्सेसफुली लॉन्च कर सके। मैंने आपको अपने डिपार्टमेंट फ्रेमवर्क्स भी लॉन्च हुए हैं, और हम जो भी फ्रेमवर्क लॉन्च करते हैं, कई इंस्टीट्यूशंस कहते हैं टॉप So we have to take into consideration those performers, those learners also. So ये जो challenges हैं, इन पे I think ये लिखे जाने चाहिए, और हिमाचल यूनिवर्सिटी के इस सीटी के चैप्टर ने और मैं चाहूंगी ये पैरा और उनसे उन चैलेंजेस पे बात की जाए और कुछ सॉल्यूशंस निकाले जाएं, और हिमाचल चैप्टर जो है एक मोनोग्राफ दे सकता है सभी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कि दिस इज हाउ वी कैन टेक अप द challenges and this is how we can make it practically possible for all the teacher educators. Thank you so much. Namaskar. थैंक यू मैम। आपने बहुत ही डिटेल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के चैलेंजेस हैं उनको बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया, और उसमें आपने ये बहुत बातें कही कि जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी में कन्वर्ट करना है, ना कि बंद हो जाएंगे। बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन था कई टीचर्स में, कई कॉलेजेस में ऐसा कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी में आया है उसमें जो 2 ईयर का प्रोग्राम है उनका क्या होगा, 1 ईयर का प्रोग्राम का क्या होगा, और ये इंटीग्रेटेड हो जाएगा। तो इससे बहुत सारे जो कन्फ्यूजन आपने दूर किए हैं, और इसमें मेन बात ये कही है आपने कि जो सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन हैं या जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनको मेन स्ट्रीम में एक स्ट्रेटजी के तहत लाना पड़ेगा। ये एक चैलेंज है। उनमें आपने बहुत सी अच्छी तरह से आपने बताया है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सबके लिए असेस होनी चाहिए। और उसमें मैं तो समझ रहा हूँ कि जो टीचर एजुकेशन के ऊपर जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पॉइंट्स कहे गए हैं इनको फुलफिल करना भी अपने आप में एक चैलेंज ही है, क्योंकि पूरे इंडिया में 18,000 से ज़्यादा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन हो रहे हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही है। तो इनको धीरे धीरे अगर मल्टी डिसिप्लिनरी में लाना है तो एक स्ट्रेटजी के तहत लाना होगा, विदाउट पैनिक में आके या किसी इस प्रकार से कोई प्लान करके खुद भी प्रॉब्लम में आए और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रॉब्लम में हों। तो बहुत अच्छी तरह से मैम आपने जो हमारा ये टॉपिक था रोड मैप एंड चैलेंजेस ऑफ टीचर एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट टू NEP 2020 के ऊपर आपने अपने विचार रखे और हम सबको अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं इस प्लेटफॉर्म को ओपन करना चाहूँगा सबके लिए, ओपन फॉर द डिस्कशन। तो जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, कोई किसी की क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो वो हमारे रिसोर्स पर्सन से प्रश्न कर सकता है। और या आपने क्वेश्चन जो है वो मैसेज में भी आप लिख सकते हैं ताकि हम वो क्वेश्चन जो है वो अपने रिसोर्स पर्सन तक पहुंचाएं। द प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर द डिस्कशन। मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगा हमारे काफ़ी कॉलेज के प्रिंसिपल भी यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ वेरी सॉरी मैं नाम नहीं ले पाया स्टार्टिंग में, प्रोफेसर कुलदीप कटोच जी भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन HP शिमला से कनेक्ट हुए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर शशिकांत जी भी HP यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हुए हैं। डॉक्टर जयश्री मैम प्रिंसिपल त्रिशा कॉलेज ऑफ एजुकेशन भी यहाँ पे हैं। डॉक्टर प्रवीण प्रिंसिपल द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन भी हैं। डॉक्टर SK पांडे जी प्रिंसिपल दून इंटरनेशनल कॉलेज। डॉक्टर नामिका शर्मा मैम भी यहाँ पे कनेक्टेड हैं। डॉक्टर पल्लवी पंडित जी भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर रायत कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोपड़ कैंपस, और मिस्टर सतीश बारिया जी भी। तो जितने पार्टिसिपेंट है मेरा आग्रह रहेगा कि कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन पूछिए।
आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। डॉक्टर कुलवंत जी, मे आई स्पीक? हेलो। यस सर, यस सर। मैं मैम से पूछना चाहूंगा, मैम हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद द बीएससी ECCE? इसका रिस्पांस कैसा रहा मैम? आपने यूनिवर्सिटी में नया कोर्स स्टार्ट किया बीएससी ECCE, तो उसमें बच्चों का रिस्पांस कैसा रहा मैम? और इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के ऊपर थोड़ा सा दोबारा से कहेंगे तो अच्छा लगेगा मैम। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उनको यही क्रेज बहुत है कि उनको बीएससी मिलेगी। ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं तो उनको बीए ही मिलना था, सो ये क्रेज बहुत है कि बीएससी मिलेगी। दूसरा, मेरा जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा, चूंकि बैचलर ऑफ साइंस लिखा है तो इट इज़ मोर इन फील्ड रादर देन इन क्लासरूम्स। तो 1 महीना वो क्लासेस लगाते हैं, तो 1.5 महीना की वो फील्ड एक्सपीरियंस पे जाते हैं। और वो 5-5 के ग्रुप में जाते हैं। तो वहाँ पर जो वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और छोटे छोटे वो यूट्यूब्स पे अपने लिंक्स बना के अपलोड करते हैं, अब वो जो परफॉर्मेंसेस उनकी हैं उससे उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और इसके साथ साथ वो खुद भी सजेशंस और एक्टिविटीज लेके आते हैं कि नाउ वी शुड ऐड these activities, these programs, these events in our curriculum framework. Although मैं इनको बोलती हूँ कि हम इन बिटवीन नहीं अब कर सकते, अब नेक्स्ट सेशन के लिए, देन दे से कि मैम नेक्स्ट सेशन के लिए कर दीजिए, पर ये होना चाहिए। And ma'am, what about its job perspectives? Will they get a job after completion of this course? Yes, definitely yes, they will get job in Anganwadi centers, in pre-primary schools. They will definitely get jobs. ये हमारी यूनिवर्सिटी सेकंड है कंट्री में जिसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, पहली है बॉम्बे यूनिवर्सिटी। सभी जो बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है उस यूनिवर्सिटी से। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, किसी और को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है इस पार्टिसिपेंट का? आई थिंक मैम आपने सारे ही जो बच्चों के और पार्टिसिपेंट के जो कंफ्यूजन थे, डाउट्स दूर कर दिए हैं। इसमें कुछ प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो आई थिंक कंफ्यूजन ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा वो स्टेज है। नेक्स्ट में अब डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, प्रिंसिपल शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन और जनरल सेक्रेटरी CTEF हिमाचल चैप्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध है कि वो आज के इस जो सेशन हमारा रहा, ये हमारा टॉपिक था रोड मैप एंड चैलेंजेस ऑफ टीचर एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट टू NEP 2020, इसमें समरी नोट प्रेजेंट करें। डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा। Thank you very much, Dr. Kulwant ji, for this opportunity. I extend my heartiest greetings to RC Dhanod College Parivar, and especially to Chairman sir for giving TTF a platform for this discussion. I'm sorry to interrupt, Dr. Sunil. There is one of your participant, Vipin Om. Yes, ma'am. Please ask. Dr. Sunil, sorry for interruption. एक क्वेश्चन आ रहा है। Road map is there, but now many times this policy will get in a proper way. Please elaborate. ये विपिन जी हैं, साइंस लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शिवा कॉलेज में। तो इनका प्रश्न है, मैम ये रोड मैप इज देयर बट नाउ हाउ मेनी टाइम दिस पॉलिसी विल गेट इन ए प्रॉपर वे? प्लीज इलैबोरेट। विपिन जी, मैंने आपको इसीलिए बड़ी कंक्रीट एग्जांपल्स अपनी यूनिवर्सिटी की, अपने प्रोग्राम्स की दी, ये बताने के लिए कि हम जब पॉलिसी में कोई बात कहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लॉन्च नहीं कर सकते, हम कर नहीं सकते। मेरे डिपार्टमेंट पे ये जो कुछ पॉलिसी कह रही है कंटिन्यूसली वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होता जा रहा है। पॉलिसी के बहुत से एस्पेक्ट से हम देखते हैं कि चैलेंजेस हैं,
तो हम बैठ के उन स्ट्रेटजीज डिवाइस करते हैं उन चैलेंजेस को रिमूव करने के लिए, और कंटिन्यूसली हम लर्निंग आउटकम्स पे काम करते हैं। कंटिन्यूसली हम उन स्ट्रेटजीज की कारण जो आउटकम अचीव नहीं कर पाते, हम उस पे भी रिफ्लेक्ट दोबारा से करते हैं, एंड वी कीप कंटिन्यूसली डूइंग दैट। ये एग्जैक्टली वैसे है जैसे एक आर्किटेक्ट आपके घर का, बिल्डिंग का मैप बना देता है और आप धीरे धीरे अपने घर को बनाते हैं। लेंटर डालने तक आपकी सांस सूखी रहती है, कब डलेगा, कैसे डलेगा, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, बारिश आ गई, तूफान आ गया, ये क्या होगा, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही हम इसको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको अपने डिपार्टमेंट से एग्जाम्पल्स दी थी, और मेरे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ऑफ कोर्स उसमें हमें बहुत से चैलेंजेस आते हैं, बट वी कीप ऑन टेकिंग अप दो चैलेंजेस और रिमूव करते रहते हैं। पहला चैलेंज यही था मेरा कि हमारा क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है इवैल्यूएशन का, हाउ टू गो अबाउट इट विद दीज न्यू प्रोग्राम्स, क्योंकि मल्टीपल एंट्री एग्जिट के हैं। दूसरा चैलेंज था कि नेप 2020 कहती है इट शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीबडी, तो हर आदमी जो है वो अपनी रोजी रोटी भी कमाना चाहता है और पढ़ना भी चाहता है, पर वो डिस्टेंस लर्निंग भी नहीं करना चाहता है। तो उसके लिए हमने ब्लेंडेड मोड में एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है मास्टर्स और डिप्लोमा लेवल पे, एजुकेशनल मैनेजमेंट लीडरशिप। उसमें वो 60% ब्लेंडेड मोड में पढ़ता है, 40% वो प्रोजेक्ट्स और ये सब फिजिकल मोड में आता है। सो ये भी हमारा बड़ा सक्सेसफुल हो रहा है प्रोग्राम। उसमें कुछ परेशानियां आती हैं हमें, क्योंकि वो वर्किंग हैं, तो उनके कई बार टाइम टेबल 2:30 बजे तक जाता है, तो हमें अपना टाइम टेबल ब्लेंडेड मोड का उसके बाद लॉन्च करना पड़ता है। तो ये कमिटमेंट है मेरे टीचर्स की कि वो कहते हैं ठीक है, वी कैन टेक आवर क्लासेस एट 6 o'clock even. So, you know, because I make them part of this whole program, I decentralize the things. I make the students, the learners, the teachers, everybody part of it. Even my non-teaching is also becoming part of it. I keep asking them, what are the technical problems you face when you are uploading the results, when you're taking up the results, placing the result, printing the results? I keep asking them also, and I keep implementing whatever problems they face. I try to make a strategy and help them out, so they also become committed, right? So this is the strategic managing an organization. This is how the things, you know, they get evolved. ठीक है विपिन जी, is it okay? Thank you, ma'am. Thank Yes, you. yes, thanks. Welcome. Any other question? Any query? Yes, now I request Dr. Sunil Sharma ji for your summary note. Thank you very much, Dr. Kulwant ji, again. Though it's a very learning experience for me to be a part of this session. On concluding remarks, I think you have already summed up the highlights of all the worthy speeches by Dr. Deepa ji and Dr. Ramesh ji. But you have given me the job, so I will go with some highlights of the worthy speeches. As in your welcome matters, you have already told us that in this NEP, NEP 2020, definitely Indian education system is searching for Indian ethos in Indian scenario. हम सब लोग जो है भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक्चुअल रूप में भारतीय इस शिक्षा नीति के अनुसार जो है देखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सच चेंजेस, सच significant changes in our education system. In the worthy speech of Dr. Ramesh ji, he has started with the Kothari Commission's some quotes like destiny of India will be shaped in its classrooms. So he has shown so many concerns with the previous policies and whatever the role of NCT is there, whatever the other affiliating bodies role is there. So he has shown so many concerns, and he has given so many suggestive measures for overcoming the problems, the challenges we are facing in teacher education especially. So it was a very welcoming speech by Dr. Ramesh ji.
As far as ma'am's speech is concerned, I think she has also shared the best practices she is doing with her department. So that's a very good sign for this future perspectives of implementation of this NEP. And ma'am, you have highlighted the role of inclusive education. So before we go for inclusive education, we should have some inclusive infrastructure with institutions. And ma'am, you have very significantly highlighted the role of multidisciplinary approach in teacher education. So it was a very welcoming speech for all of us, and definitely we all have gathered, we all have got benefited with your speech, ma'am. Thank you very much for your time. And as a member of CTEF, General Secretary, I extend my heartiest thanks to all the worthy speakers, especially to Dr. Surinder Sharma ji, Chairperson CTEF, for giving me this opportunity. Especially thanks to the Chairman Sir of RC College of Education, my friend and the dynamic principal of RC College of Education, Dr. Kulwant ji, for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you, Dr. Saab. Thank you, Dr. Sunil Sharma, Principal, Shiva College of Education and General Secretary, CTEF, Himachal Chapter. Thank you for your summary note. Now I request our हमारे बड़े भाई और प्रोफेसर सुरेंद्र शर्मा जी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एचपी शिमला और चेयरपर्सन सीटीईएफ, सर अपने काइंडली कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए सर, कैसा रहा आज का वेबिनार और कैसे आप इसको देखते हैं? डॉक्टर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दो आज के रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर मैडम दीपा सिकन कॉट्स एंड प्रोफेसर रमेश सर यहाँ पे हमारे बीच में थे, तो मैं बिल्कुल भी हक नहीं रखता हूँ कोई रिमार्क्स देने का। इट्स वंडरफुल एक्सरसाइज, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। और मैम आपका रियली थैंक्स अ लॉट, क्योंकि थोड़ा सा स्केड्यूल चेंज होने की वजह से हमने 11th आवर पे, अब आप ये मान लो कि बीटो पावर लगाई या जो मर्जी, पर हमने कहा कि आपको आना है और आपने हमारे इस वेबिनार में आके हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवादी हूँ मैं सीटीएफ की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से कि ये एकेडमिक एक्सरसाइज, और इसमें आप जैसे एकेडमिशियन अगर हमारे साथ आते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो मनोबल है और बढ़ता है और काम करने की और प्रेरणा मिलती है हमें। मैं सभी सीटीएफ परिवार और अपने आज के रिसोर्स पर्सन मैम कॉट्स एंड प्रोफेसर रमेश सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एनर्जेटिक टीम, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर कुलवंत, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रवीण, ऐसे सभी जितने भी, मैं सभी के नाम लेना मुश्किल है, मगर जो हमारी पूरी टीम, कोर टीम और सभी लोग जो इतने अच्छी तरह से इस सारे प्रोग्राम को करते हैं। डॉक्टर सतीश बालिया जी, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो नेक्स्ट में आपका अगला महीना मई में आपका आपके कॉलेज के साथ हमारा सीरीज रहेगी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। या दैट्स गुड, दैट्स गुड मैम। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हम शुरू कर रहे हैं कि अल्टीमेटली टीचर एजुकेशन में जब तक हम हैं, क्या हम उस टीचर एजुकेशन को कुछ अच्छा कर सकते हैं, और अगर टीचर एजुकेशन अच्छी होगी और टीचर अच्छे बनेंगे तो इस देश की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होगी। इसलिए टीचर प्रेपरेशन की जो प्रोसेस है उसको अच्छा करने की कोशिश है। तो इस कोशिश में हम कितने कामयाब होंगे ये तो मालिक जानता है, मगर अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स हम करेंगे और डेफिनेटली हम इन एफर्ट्स के माध्यम से कह सकते हैं कि हम भी ये कल को ये बोल सकते हैं कि वी हैव कंट्रीब्यूट समथिंग टू आवर टीचर एजुकेशन, क्योंकि उसी की तो हम रोटी खा रहे हैं। सो मैं ये चाहता हूं कि हम सभी इस एरिया में लगे रहें और आप जैसे सीनियर टीचर्स का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, और जब भी हमें ऐसी 11th आवर पे कई बार हम फंस गए थे तो तब भी हम आपको बुलाएं कि जी, ऐसे तो आप मेरी लिस्ट में थे मगर अभी आपका नंबर थोड़ा आगे रखा हुआ था, तब तक कोई हमारे एक जो प्रोफेसर जिनको आज बहुत इंपॉर्टेंट किसी काम में था, तो मैंने मैम आपसे रिक्वेस्ट करी, आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने हमें अपना पूरा समय दिया। थैंक यू डॉक्टर कुलवंत जी, डॉक्टर सुनील जी और आरसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन धनोट की मैनेजमेंट, जीवन लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमें सीटीएफ के साथ जुड़े रहें और टीचर एजुकेशन को आगे हम लेके जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर कुलवंत जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड थैंक यू जी। अब अंत में इस सेशन को क्लोज करने का समय है, तो मैं प्रोफेसर रमेश चंद जी जो हमारे गुरुजी भी हैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत कम समय में हमें रिस्पॉन्ड किया, बहुत बिजी शेड्यूल था
पर वो आए और उन्होंने हमें नेशनल अर्बन पॉलिसी के बारे में बताया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रोफेसर दीपा स्कंद कौट्स जी का। वो जैसे सर ने बताया बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपने सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। उसके बाद प्रोफेसर सुरेंद्र शर्मा जी जो कि सूत्रधार हैं इस सारे कार्यक्रम के और जो मोटिवेटर भी हैं और इंस्पिरेशन भी हमें जहाँ से मिलती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत आसानी से मैनेज कर लेते हैं सारी चीज़ें, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है अभी। अब मैं इसके बाद प्रोफेसर कुलदीप कौर जी को धन्यवाद करूंगा कि वो कनेक्ट हुए हैं। मैं थैंक यू करूंगा हमारे एमडी साहब का कि सर ने बहुत एनर्जेटिकली और इसमें पार्टिसिपेट किया और रिस्पॉन्ड किया, सर धन्यवाद। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर शशिकांत जी भी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उनका भी धन्यवाद। अपने सुनील कुमार शर्मा जी जनरल सेक्रेटरी CTF भी कनेक्ट हुए, आपका धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी लिस्ट है सर मेरे पास, मैं सबका धन्यवाद नहीं कर पाऊंगा लेकिन कोशिश है मेरी। अपने डॉक्टर जयश्री मैडम भी कनेक्ट हुए हैं त्रिशा कॉलेज से, डॉक्टर प्रवीण हैं प्रिंसिपल द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, डॉक्टर SK पांडे हैं दून इंटरनेशनल कॉलेज से, डॉक्टर नामिका शर्मा है प्रिंसिपल, डॉक्टर सुमिंदर जी हैं, डॉक्टर पल्लवी पंडित जी हैं, सतीश बालिया जी हैं। बहुत सारे नाम मेरे पास, बहुत सारे नाम हैं सर, मैं सबका धन्यवाद करूंगा सर जितने भी कनेक्ट हुए हैं यहाँ पे। रिसर्च स्कॉलर जो कनेक्ट हुए हैं चाहे हिमाचल से, हिमाचल के बाहर से, और टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मंथ हम हेलो मैम कैसे हैं मैम? नेक्स्ट मंथ नई वेबिनार में हम दोबारा जुड़ेंगे सब लोग वर्चुअल माध्यम से, और आप लोग सब लोगों का सहयोग हमें मिले, मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं और आपसे आग्रह भी करता हूं। आग्रह तो सर आप करते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे वर्चुअल मोड पे तो पार्टी मिलेगा ही नहीं। थैंक यू मैम, वर्चुअल मोड पे आप सब मेरी तरफ से मिठाई खाएं, जब आपके पास उधर आऊंगा तो मैं मिठाई खिलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर कुलवंत जी, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर परवीन, डॉक्टर बालिया जी, डॉक्टर सुनील जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पार्टिसिपेंट से अनुरोध है एक फीडबैक परफॉर्मा हमने सेंड किया है, तो अपने फीडबैक काइंडली उस फीडबैक परफॉर्मा में सेंड कर दीजिए। और मेरा आग्रह भी है डॉक्टर कुलवंत जी, डॉक्टर प्रशांत जी के हम सभी मेंबरशिप में भी सब लोग अपना पार्टिसिपेशन करें, और इससे अगले जून महीने में आई ट्राई कि हम एक अच्छा वेबिनार या सेमिनार फिजिकल मोड में कहीं पे भी शिमला में या कहीं अपने मिड क्षेत्र में कहीं करें, तो हम उसके लिए भी सभी लोग तैयारी करें। और क्योंकि अभी से तैयारी करेंगे तभी हम एक महीने के बाद कोई अच्छा इवेंट टीचर एजुकेशन के ऊपर कर सकते हैं, और सभी बहुत अच्छी तरह से अपने अपने इंस्टीट्यूशन में पूरी मेहनत से काम करें, और इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। यस सर, डेफिनेटली सर। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, हमारा इंस्टीट्यूशन भी रजिस्टर्ड हुआ है और हमारे स्टाफ भी CTF के साथ रजिस्टर्ड हुए हैं सर जी। वेरी नाइस। यस डॉक्टर साहब, डॉक्टर कुलवंत जी, आप फीडबैक परफॉर्मा ना इसमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। ओके सर, ओके सर, इसको ना यूट्यूब के उसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दीजिएगा, ताकि जो पार्टिसिपेंट वहां पे देख रहे हैं वो भी इसको कर लें, है ना? यस सर, श्योर सर। चलिए, दैट्स वेरी नाइस। डॉक्टर सुनील जी, सब लोग, डॉक्टर प्रशांत जी, शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और मेरा पार्टिसिपेंट जो अभी भी हमारे साथ कनेक्टेड है, मेरा आग्रह है कि ऐसे किसी विषय के ऊपर जो आपका कुछ थॉट हो, कुछ आइडियाज हो, उनको जरूर आप हमारे CTF के ऊपर शेयर करें, सो दैट फॉर द डेज टू कम हम इन चीजों को आगे लेके जाएं।
और अपने टीचर एजुकेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें। पर सेमेस्टर